इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। पापा चीटिंग। जानना चाहेंगे कुछ समय पहले हमारी जिंदगी कैसी थी? क्यों मिस्टर गोयल, आजकल आपका दिमाग काम नहीं करता? सब गलत है, तुमको कुछ भी याद नहीं रहता? कहाँ रखा है? बहू, तुम सब कुछ भूल जाती हो। पर जब से हमने योग अपनाया सब कुछ बदल गया। मिस्टर गोयल, क्या दिमाग लगाया है? अरे वाह, सब कुछ याद रहने लगा। जब से मैंने योगा किया है मैं कुछ नहीं भूलती। योग बनाए रखता है शारीरिक और मानसिक संतुलन और बच्चों में बढ़ाता है स्मरण शक्ति। जो करे योगासन, स्वस्थ रहे तन मन। सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल, लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं, पर समझ की सुंदर काया है। Want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered। नमस्कार श्रोताओं, मैं संदीप भट्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और नए एपिसोड में। वैसे जितनी जल्दी आपको हमसे जुड़ने की रहती है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी हमें आपसे मिलने की रहती है। आज हम आपको भारतीय इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साम्राज्य विस्तार के साथ साथ असहाय लोगों की मदद में लगा दी। साथियों, हम बात कर रहे हैं 19 फरवरी वर्ष 1630 को पुणे से उत्तर की ओर स्थित शिवनेरी दुर्ग में जन्मे छत्रपति शिवाजी की। माता जीजाबाई और शाहजी भोसले का ये वीर पुत्र बचपन से ही सभी कलाओं में माहिर था। राजनीति एवं युद्ध में निपुण शिवाजी की माता खुद भी असाधारण प्रतिभा की धनी थी और साथ ही उनके पिता भी शक्तिशाली सामंत थे। अब जब माँ बाप इतने प्रतिभा संपन्न हो तो बालक तो होनहार होगा ही। इनके बाल हृदय में शुरू से ही स्वाधीनता की लौ जलने लगी थी, जिस कारण उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, शिवाजी में विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ फेंकने का संकल्प भी गहराता गया। अपने इसी आजाद स्वभाव के चलते शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान की सेवा करना अस्वीकार कर दिया। उस दौरान बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष व विदेशी आक्रमण के दौर से गुजर रहा था और ऐसे राज्य की गुलामी करने की बजाय शिवाजी ने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करना शुरू कर दिया। मावल प्रदेश में मराठा व सभी दूसरी जातियों के लोग रहते थे। इन लोगों को एक साथ करके शिवाजी ने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। इस तरह मावलों का ये सहयोग शिवाजी महाराज के लिए वैसा ही साबित हुआ जैसा शेर शाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। जब बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह बीमार पड़ा तो शिवाजी ने इस राज्य में प्रवेश करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। इस कड़ी में सबसे पहले तोरण के दुर्ग पर शिवाजी ने अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पर कब्जा करने के लिए शिवाजी ने अपने एक दूत के माध्यम से आदिल शाह तक खबर भिजवाई कि वो पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने के लिए तैयार है और ये क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। अपने दरबारियों की सलाह पर आदिल शाह ने शिवाजी को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया और फिर तोरण दुर्ग से राजगढ़ के दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस घटना की खबर जैसे ही आदिल शाह को हुई, उसने शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की मंशा को भांप लिया। लेकिन अब शिवाजी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने राजगढ़ किले के बाद चाकन दुर्ग और फिर कोंडना दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। कोंडना पर अधिकार करते ही शिवाजी ने इसका नाम बदलकर सिंहगढ़ कर लिया और इन सभी जीतों के पीछे सबसे बड़ी खासियत रही कि शिवाजी द्वारा इस बीच कोई भी युद्ध नहीं किया गया था। ये सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहा। इस दौरान इनका प्रमुख मकसद यहाँ के लोगों को विदेशियों के खिलाफ उकसाना और अपने क्षेत्र की रक्षा करना था।
पिता के कहने पर शिवाजी ने अगले 4 वर्षों तक कोई आक्रमण नहीं किया और इस वक्त को अपनी सेना को संगठित करने में व्यतीत किया। साथ ही दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश भी जारी रखी। उनके इस कार्य में जावली का राज्य बाधा का काम कर रहा था। इस राज्य के राजा चंद्रराव मौर्य को शिवाजी ने स्वराज में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। चंद्रराव शिवाजी की बजाय बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गया। ये बात शिवाजी को रास नहीं आई और इन्होंने वर्ष 1656 में अपनी सेना के साथ जावली पर आक्रमण कर दिया। लेकिन चंद्रराव वहां से भाग निकलने में किसी तरह कामयाब रहा। वैसे अब तक एक बात तो साफ हो चुकी है कि शिवाजी के साम्राज्य विस्तार का मकसद स्वराज पाना था, न कि धन और समृद्धि। इसीलिए उनके इस कार्य में बीजापुर व मुगल दोनों ही बड़े शत्रु के रूप में सामने आए। मुगल शासन में इस वक्त शहजादा औरंगजेब था। आदिल शाह की मौत की खबर पाते ही औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला बोल दिया। और क्या आपको पता है कि शिवाजी ने उसका साथ देने की बजाय खुद उस पर ही धावा बोल दिया। परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और इसीलिए दोनों के बीच मौजूद दोस्ती भी समाप्त हो गई। ये सब देखकर शाहजहां ने औरंगजेब व बीजापुर के साथ संधि कर ली। हालांकि संधि तो हो गई थी, लेकिन शाहजहां के बीमार होने के कारण औरंगजेब उत्तर की ओर लौट आया और शाहजहां को कैद करने के बाद खुद मुगल साम्राज्य का शासक बन गया। उधर दूसरी तरफ शिवाजी ने दक्षिण में कोंकण के किले को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाकर करीब 40 किलों पर अपनी जीत का परचम फहरा दिया था। आदिल शाह के बाद बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला भटारी उर्फ अफजल ने 1,20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी की तरफ कूच कर दिया। अफजल ने अपने दूत के जरिए यह संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो सुल्तान उन्हें उन सभी राज्यों का अधिकार सौंप देंगे जो इस वक्त शिवाजी के नियंत्रण में है। शिवाजी ने अपने कूटनीतिज्ञ दिमाग की मदद से इस संदेश में छिपे षड्यंत्र को पहचान लिया। इसीलिए जब शिवाजी संधि स्थल पर पहुंचे और अफजल ने उन पर वार किया तो मौका पाते ही शिवाजी ने उसे मार दिया, जिसके बाद बीजापुर में आतंक का माहौल हो गया और वहां के सामंतों ने अपने अपने मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। हमले के तहत बीजापुर की सेना ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार किया और शिवाजी संकट में फंस गए। पर किसी तरह शिवाजी ने रात का फायदा उठाया और वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। कुछ दिन बाद हालात थोड़े से बदले और फिर कर्नाटक में सिद्दी जौहर के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। ये संधि शिवाजी के पिता शाहजी की मदद से कराई गई थी और इस तरह उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में पोंडा तक और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दावल तक का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। वैसे क्या आपको पता है कि इस वक्त इनके राज्य के साथ साथ सेना का विस्तार भी हो गया था। शिवाजी की सेना में अब 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार सैनिक जुड़ चुके थे। हालांकि शिवाजी महाराज अब एक स्वतंत्र शासक थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हिंदू साम्राज्य की रक्षा और इसके विस्तार ने इन्हें चैन से नहीं बैठने दिया। उन्होंने सूरत की ओर भी अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ये बात औरंगजेब को नागवार गुजरी। और उसने कूटनीति से शिवाजी पर हमले की योजना बना ली। युद्ध में शिवाजी को ऐसा लगा कि वो नुकसान में रहेंगे, इसीलिए उन्होंने औरंगजेब के साथ संधि कर ली, जिसके मुताबिक 23 किले उन्होंने मुगलों को दे दिए और 12 किले अब शिवाजी के पास बचे रहे। संधि के तहत शिवाजी को आगरा बुलाया गया, लेकिन जब उन्हें वहां उचित सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने अपना गुस्सा दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब ने इस हरकत के कारण शिवाजी को नजर कैद कर लिया और उन्हें 5,000 सैनिकों की निगरानी में रखा गया।
औरंगजेब की मंशा शिवाजी की हत्या की थी। जैसे ही ये बात शिवाजी को पता चली, उन्होंने एक बार फिर से अपने साहस और युक्ति कौशल का परिचय दिखाया और अपने बेटे शंभाजी के साथ कैद से भागने में कामयाब रहे। शंभाजी को इन्होंने एक विश्वासी ब्राह्मण के पास छोड़ दिया और खुद बनारस होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। यहाँ आने के बाद वर्ष 1674 तक इन्होंने एक बार फिर से उन सभी किलों पर अपना आधिपत्य कर लिया जो उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा और तभी इन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जिसके बाद शिवाजी को छत्रपति घोषित कर दिया गया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में बना ये पहला हिंदू साम्राज्य था, जहां हिंदू व मुसलमान हर किसी को एक समान अधिकार प्राप्त थे और किसी भी तरह का जातीय भेदभाव मौजूद नहीं था। दक्षिण में कर्नाटक की ओर जिस समय शिवाजी महाराज अपने कदम बढ़ा रहे थे, उसी बीच 1680 को इनकी मृत्यु हो गई। तो साथियों, ये थे साम्राज्य के विस्तार को प्रमुखता से अपनाने वाले छत्रपति शिवाजी के जीवन के कुछ खास पल, जो आज भी उन्हें एक निरंकुश शासक के तौर पर स्थापित किए हुए हैं। आने वाली सदियों तक हमारी पीढ़ियां इस वीर व लोकप्रिय सम्राट को तब तक यूं ही याद करती रहेंगी जब तक भारत के इतिहास का जिक्र चलता रहेगा। मैं आंवला हूँ, विटामिन सी का मैं भंडार हूँ, मैं रक्त ऐसे स्ट्रॉन्ग हूँ, खांसी जुकाम मिटाना मेरा काम, दांतों और मसूड़ों को भी रखता हूँ स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग, काले लंबे बाल है मुझसे पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ। रोज एक आंवला खाने से हेल्थ हमेशा बरकरार रहे, चाहे जैसे भी खाए आंवला के गुण गाए। आंवला के गुण देखो। वैसे क्या आपको पता है कि आज जिस सौर मंडल के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं, वो जानकारी हम तक एक बार में नहीं पहुंची है। समय समय पर कई अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसमें अपनी राय जोड़ी और अपने शोध कार्यों से पुरानी मान्यताओं को परिवर्तित किया। तब जाकर आज हम ये जान सके हैं कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक हिस्सा है और इसी की तरह बाकी ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। जबकि 16वीं सदी से पहले इस बारे में मान्यता कुछ यूं थी कि पृथ्वी इस अंतरिक्ष के केंद्र में है और बाकी सारे पिंड व ग्रह इसी के चारों ओर गोल गोल घूमते हैं। तो आज जिस शख्स का जन्मदिन है, वो पहले ऐसे यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर निकालकर हीलियोसेंट्रिक मॉडल को लागू किया था, वरना इसके पहले तक हम अरस्तु के मॉडल पर ही विश्वास करते थे, जिसके मुताबिक सूर्य, तारे व सभी पिंड पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस नियम का जिसने विखंडन किया, वो शख्स अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास का एक खास नाम है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं आज ही के दिन वर्ष 1473 में पोलैंड में जन्मे निकोलस कोपर्निकस की, जिन्हें दुनिया फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी पहचानती है। इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी व दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोपर्निकस का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां सभी व्यापारी थे और इनके पिता की मौत के बाद इनकी देखरेख इनके चाचा के द्वारा ही की गई। क्राकोव यूनिवर्सिटी में इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी आदि विषयों का गहराई से अध्ययन किया। वैसे इन्होंने अपने ग्रुप के दूसरे छात्रों की तरह ही इटली जाकर मेडिसिन व लॉ की पढ़ाई भी पूरी की थी। जिस वक्त कोपर्निकस बोलोग्ना विश्वविद्यालय में थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक डोमिनिको मारिया दे नोवारा के घर पर एक लंबा वक्त बिताया। ये वो दौर था जब एस्ट्रोनॉमी व एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के साथ करीबी से जुड़े हुए माने जाते थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नोवारा ने कोपर्निकस को अपने कार्यों में साथ जोड़ना शुरू कर दिया और उन्हें मौजूदा टॉलमेक सिस्टम के बारे में बताया।
इसके मुताबिक धरती ब्रह्मांड के केंद्र में होती है। यहाँ से काफी कुछ जानने के बाद कोपरनिकस ने 1503 में यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में दाखिला लिया और अपनी डॉक्टरेट पूरी करने के कुछ समय बाद वापस पोलैंड लौट आए। यहाँ आकर इन्होंने बतौर चर्च प्रबंधक व डॉक्टर के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, जबकि अपने खाली समय में निकोलस कोपरनिकस अंतरिक्ष से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश किया करते थे। वैसे साथियों, हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यवसाय के साथ साथ बतौर शौकिया खगोल वैज्ञानिक अंतरिक्ष को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, यह अनुभव होता बड़ा ही रोमांचक है, क्योंकि इससे हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ में हम अपने आप को अंतरिक्ष के काफी करीब भी महसूस करते हैं। वर्ष 1514 में निकोलस की इसी रुचि को देखते हुए ही चर्च के प्रमुख व्यक्तियों ने इन्हें जूलियन कैलेंडर को दोबारा से सही करने का कार्य सौंप दिया। इस कार्य को करने के दौरान ही इन्होंने अंतरिक्ष में पृथ्वी व दूसरे ग्रहों की स्थिति के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया था। सभी खगोलीय पिंड किसी एक निश्चित केंद्र के परित नहीं होते हैं और न ही पृथ्वी का केंद्र ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि वो केवल गुरुत्व व चंद्रमा का केंद्र है। पृथ्वी समेत सभी आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसके अलावा कोपरनिकस ने तारों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए प्लूटोनिक टेबल्स की रचना की, जो आने वाले समय में सभी दूसरे खगोलविदों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। In 1543, famed astronomer Nicholas Copernicus wrote to Pope Paul III, I can easily conceive, Most Holy Father, that as soon as some people learn that in this book which I have written concerning the revolutions of the heavenly bodies, I ascribe certain motions to the earth, they will cry out at once that I and my theory should be rejected. Nicholas Copernicus was a mathematician and astronomer who proposed that the sun was stationary in the center of the universe and the earth revolved around it. कोपरनिकस के कार्यों की खासियत ये रही है कि इन्होंने अपने सारे निष्कर्ष बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की मदद से प्राप्त किए थे। वो घंटों नंगी आंखों से अंतरिक्ष को निहारते रहते थे और गणितीय गणनाओं के द्वारा सही निष्कर्ष प्राप्त करने की कोशिश करते रहते थे। इनके बाद गैलीलियो ने कोपरनिकस के सभी निष्कर्षों की पुष्टि की और इनमें बहुत से नए तथ्यों को जोड़ा। निकोलस कोपरनिकस एक बेहतरीन खगोल शास्त्री होने के साथ साथ एक गणितज्ञ, चिकित्सक, अनुवादक, अर्थशास्त्री भी थे। इनके योगदान समस्त विश्व के लिए अनमोल हैं, जिन्हें आने वाली कई सदियों तक कोई भी शायद नहीं भुला पाएगा। आज समस्त विज्ञान जगत व बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से इस महान खोजकर्ता को हमारा सलाम। ये है मिस्टर खन्ना। नियमित दिनचर्या इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। न सोने का समय, न उठने का, खाना ऊट पटांग और व्यायाम अजी वक्त ही कहाँ है। और ये है मिस्टर वर्मा। समय पे सोते हैं, जल्दी उठते हैं, कसरत करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं। ये रहेंगे रोग मुक्त, स्वस्थ और दीर्घायु। और मिस्टर खन्ना, इस प्रश्न चिन्ह को जीवन से हटाएं। नियमित संतुलित दिनचर्या जरूर अपनाएं। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब बात विज्ञान जैसे मजेदार विषय की हो रही है, तो फिर क्यों ना इसे ही जारी रखा जाए। वैसे अब हम जिस वैज्ञानिक के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें स्वीडन में फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का खिताब देना शायद गलत नहीं होगा। दरअसल आज ही के दिन वर्ष 1859 में जन्म हुआ था सवांते ऑगस्ट आरियोनियोस का, जिनके पूर्वज किसानी का व्यवसाय किया करते थे। वर्ष 1860 में इनका परिवार उपसाला आ गया और फिर आरियोनियोस की शिक्षा दीक्षा यहीं से आरंभ हुई। कम उम्र से ही उनके मार्गदर्शन में सवांते को अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस यानी बीजगणितीय गणनाओं को हल करने में बड़ा ही मजा आता था। साथ ही भौतिकी व गणित दोनों ही इनके प्रिय विषय हुआ करते थे। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद 1881 में इन्होंने एकेडमी ऑफ साइंसेस के प्रोफेसर ई एडलंड के साथ काम करना शुरू किया।
इस दौरान सवांते प्रोफेसर को स्पार्क डिस्चार्ज में होने वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजरमेंट में मदद कर रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद इनका खुद का रुझान भी इसी ओर होने लगा और इसीलिए वर्ष 1884 में इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स की गैल्वेनिक कंडक्टिविटी पर अपनी थीसिस पूरी की। इसके तहत सवांते ने यह बताने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रोलाइट्स को जब पानी के साथ डिसॉल्व किया जाता है तब पानी अपने नेगेटिव व पॉजिटिव आयनों में टूट जाता है और फिर एक निश्चित डिग्री पर यही आयन विद्युत धारा के चालक यानी कैरियर्स के रूप में काम करते हैं। हालांकि सवांते का यह विचार सही था, लेकिन उस वक्त विद्युत व केमिकल एफिनिटी नामक इस रासायनिक संयोग के रिश्ते को उपसाला विश्वविद्यालय में समझने वाला कोई नहीं था, जबकि स्टॉकहोम के प्रोफेसर ऑटो पीटरसन ने न सिर्फ इसे समझा बल्कि उपसाला को इस युवा वैज्ञानिक को समझने के लिए भी कहा। खुद मशहूर वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर ओस्टवाल्ड तो उपसाला तक सिर्फ इनके काम को जाहिर करने के लिए ही आए थे। इस तरह जीनियस सवांते का मूलभूत कार्य सभी को समझ में आया और वर्ष 1884 के अंत तक सवांते को उपसाला में फिजिकल केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि भी दे दी गई। इस तरह स्वीडन में इस विषय से डॉक्टरेट करने वाले वो पहले शख्स बने। इसके बाद सवांते ने बोल्ट्जमैन व वॉन्टहॉफ जैसे कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ काम किया और इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन को ऑस्मैटिक प्रेशर पर भी साबित करके दिखाया। ऑस्मैटिक प्रेशर का मतलब है कम हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट के साथ अधिक बॉइलिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन प्रक्रिया का होना। आने वाले कुछ दिनों में सवांते ने अपने इस प्रयोग को बायोलॉजिकल समस्याओं के साथ भी जोड़कर देखना शुरू कर दिया, जिसके बाद सीरम थेरेपी में टॉक्सिन्स व एंटीटॉक्सिन्स के बीच संबंध, गैस्ट्रिक व पैनक्रियाटिक जूस के बनने में इसकी भूमिका आदि पर भी अध्ययन किया जा सका। सवांते के इस महत्वपूर्ण योगदान के बाद इन्हें बहुत से विश्वविद्यालयों से प्रोफेसरशिप के प्रस्ताव भी मिले, जिनमें से कुछ को इन्होंने स्वीकार किया और वहां अपनी सेवाएं दी। वर्ष 1905 में इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नोबेल संस्थान की स्थापना की और खुद इसके प्रमुख भी रहे। वर्ष 1900 में इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर और वर्ष 1906 में केमिस्ट्री के सिद्धांतों पर अपनी बेहतरीन किताबों का प्रकाशन किया। इनकी ज्यादातर किताबों का प्रकाशन अलग अलग भाषाओं में भी किया गया। वर्ष 1911 में इन्हें रॉयल सोसाइटी का विदेशी सदस्य चुना गया और वर्ष 1914 में इन्हें फेराडे मेडल ऑफ केमिकल सोसाइटी व सोसाइटीज डेवे मेडल से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों ने भी सवांते को ऑनरी डिग्री से नवाजा। आज भले ही सवांते जैसा जीनियस हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमें दिया है वो विरासत हमें अपने कंधों पर लेकर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम की ओर से सवांते ऑगस्ट और योनियोस को उनकी जयंती पर तहे दिल से हमारा सलाम। और श्रोताओं, अब आएगा आपके लिए आज के एपिसोड का सवाल। आपको आज के सवाल के रूप में बताना है कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाने की शुरुआत कौन से साल से हुई थी। अपने जवाब हम तक पहुंचाइए born2beremembered@gmail.com पर। साथ ही जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी facebook.com/born2beremembered। अब मुझे यानी संदीप भट्ट को दीजिए आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा।
कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी हर्बल प्रोडक्ट्स की बड़ी मांग है। अगर हम उन मानकों पर खरे न उतरे तो हमारे जैसे व्यापारियों के लिए रिस्क भी बड़ा है। इन सब मुद्दों का ख्याल रखेगा VCS वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम। उत्पादक अपने हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए गुणवत्ता की ये निशानी पा सकते हैं। आयुष प्रीमियम मार्क उत्पादन WHO द्वारा निर्धारित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी GMP के अनुसार VCS यानी सुनिश्चित और सुरक्षित व्यापार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।